हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी कनेक्ट। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को पढ़ रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से, तो आज इसको हम आगे ले चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो कि आपके नोट्स में एज इट इज मेंशन्ड है, उसके बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग 1951 से 1960 यानी 1951 से 1960 के बीच के डेकेड के हुए बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में बात करेंगे। तो पहला 5 ईयर प्लान, जैसा कि हमें पता है कि 5 ईयर प्लान्स के तो हमारे कंट्री की प्लानिंग होती थी पहले, जो कि रिसेंट पास्ट में बंद करी गई है। नए मॉडल्स अपना लिए गए हैं नीति आयोग के द्वारा, बट पहले प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स को देता था और 5 ईयर प्लान्स के अंदर सारे टारगेट सेट किए जाते थे। उसके बेसिस पे हमारे कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान किया जाता था। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था वो नेहरू जी ने प्रेजेंट किया, ठीक है। और ये बोला पार्लियामेंट के अंदर कि इस प्लान को देखने की और इम्प्लीमेंट करने की एक बहुत सख्त अर्जेंट ज़रूरत है। ये पहला प्लान जो 1951 में आपको दिया गया। और जब 1951 की बात मैं कर रहा हूँ तो नेचुरल सी बात है, यहाँ पे अभी तक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब कि वो गवर्नमेंट जो कि इलेक्टेड नहीं है अभी तक, बट स्टिल फर्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ पे दे दिया गया। और बेसिकली इसने जो है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करने की बात करी। अब हम सभी को पता है कि इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी। इसके बारे में इकोनॉमिक्स के लेक्चर में बात करेंगे। बट फिलहाल ये समझिए कि जो पहला प्लान था उसका जो फोकस था पूरा पूरा डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर के ऊपर था। तो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द हैरोड-डमोर मॉडल। हैरोड-डमोर मॉडल के बेस पे जो है इस पूरे के पूरे प्लान को बनाया गया था। और इस प्लान का पूरा जो बजट था वो था 2069 करोड़ का, जो कि बाद में बढ़ा के 2378 करोड़ को कर दिया गया था। एंड इस पूरे पैसे को, इस पूरे अमाउंट को, इस पूरी कैपिटल को 7 जगह पे एलोकेट किया गया था। देखते हैं कौन कौन से थे। सबसे पहले इरिगेशन और एनर्जी, जिसको 27% दिया गया। सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन हुआ था वो इरिगेशन एनर्जी के लिए हुआ था। सेकंड जो इसमें बड़ा एलोकेशन है 24%, वो आपका हुआ था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए। तो इसे नंबर 1 कर लीजिए, इसे नंबर 2 कर लीजिए। तीसरा जो है 17% सोशल सर्विसेज और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। इन दोनों को आप 3 कर सकते हैं, फाइन। उसके बाद अगर देखा जाए तो 4% जो था आपका वो रिहैबिलिटेशन ऑफ लैंडलेस लेबर्स, एंड द रेस्ट 3% इज फॉर इंडस्ट्री। तो इन 7 सेक्टर्स के अंदर बेसिकली पूरे उसको डिवाइड किया गया। इंडस्ट्री के लिए 8% दिया गया। तो ये एक पूरा पाई चार्ट है जो कि ये बता रहा है कि किस सेक्टर में कितना जो है कंट्रीब्यूशन दिया गया। तो इसको अगर एज इट इज अगर आप आंसर राइटिंग में लिखते हैं या बनाते हैं तो आपको एक बेटर मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर। तो ये एक पॉइंट है जो आपको हमेशा नोट करके चलना चाहिए। आगे बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस प्लान वॉज टू एक्टिव रोल ऑफ स्टेट इन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इस प्लान के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि भारत के मतलब स्टेट मतलब कि जो मशीनरी है हमारी गवर्नमेंट है उसका एक्टिव रोल था लगभग हर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। मतलब प्राइवेट सेक्टर लगभग ना के बराबर थे और गवर्नमेंट ने अपने हाथ में सारी कमान ले ली थी कि हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के जरिए। सच अ रोल वाज जस्टिफाइड एट दैट टाइम बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड लो कैपेसिटी टू सेव। 2 बड़े मेजर थे कि भैया हमारे कंट्री में एक तो पहली बात कैपिटल नहीं थी, और दूसरी बात अगर कैपिटल नहीं थी तो नेचुरल सी बात है जो पर कैपिटल इनकम होगी वो भी डाउन होगी। और पर कैपिटल इनकम जब डाउन होगी तो नेचुरल सी बात है जो लो कैपेसिटी ऑफ सेविंग, जो सेविंग की कैपेसिटी थी वो भी हम लोगों की बहुत कम थी। टारगेट ग्रोथ तो रखा गया इस प्लान का, और 2.1% रखा गया एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, जीडीपी के अंदर, जो कि इस प्लान ने 3.6% पे जाके अचीव किया। मतलब ये प्लान जो है अपनी एक्सपेक्टेशन से 15% ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हुआ। मानसून अच्छा था, हाई यील्ड क्रॉप्स बनी, बूस्टिंग एनहांसिंग रिजर्व्स, पर कैपिटल इनकम, सब चीज़ें हुई। और बेसिकली सारी जो कंडीशंस थी अकॉर्डिंग टू प्लान वो फेवरेबल हुई और ये प्लान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। इसी के साथ हमने देखा कि इसी समय में काफ़ी सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी टेकअप किया गया, जैसे कि भाखड़ा, हीराकुंड, मेतूर डैम, दामोदर वैली डैम, इन सभी को टेकअप किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अगर हम बात करें ये भी 1945 में ही बना था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। विद द इंडियन गवर्नमेंट एड्रेस चिल्ड्रन हेल्थ एंड रिड्यूस इन्फेंट IMR, जिसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, एंड इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। इन सभी चीज़ों पर बात करी गई। एट द एंड ऑफ द प्लान जो कि 1956 में हुआ, 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs जो इंडिया के अंदर हैं, जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा नंबर में है, 5 इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज IITs को स्टार्ट किया गया ताकि इंडिया जो है टेक्निकली भी साउंड हो सके। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशंस की जो है स्थापना करी गई, जिसके तो यूनिवर्सिटीज़ को एफिलिएशन मिलती है। वो सेटअप टू टेक केयर ऑफ फंडिंग एंड टेक मेजर टू स्ट्रेंथनिंग द हायर एजुकेशन इन द कंट्री। यूनिवर्सिटीज़ की जब बात आती है तो नेचुरल से बात है हम लोग हायर एजुकेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स वर साइंड
टू स्टार्ट 5 स्टील प्लांट्स, 5 स्टील प्लांट्स को इनिशिएट करने की बात करेगी, जो कि मिडिल ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान के बीच में जो है एग्जिस्टेंस में आ गए थे। अब स्टील की बहुत ज़रूरत थी, इंडिया को नेशन बिल्डिंग करनी थी, उसमें स्टील की ज़रूरत, स्टील ना हो तो बहुत दिक्कत होती है, तो स्टील बनाएगा, IITs डेवलप करेंगे। एंड अल्टीमेटली ये पूरा प्लान जो था ये क्वाजी सक्सेसफुल था गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के हिसाब से प्लान काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। और नेचुरल से बात है 2.1 की ग्रोथ रेट हमने एक्सपेक्ट करी थी, 3.6% की आई, 15% अब चला गया, तो नेचुरल से बात है पहला जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा भी। अब बात करते हैं जो सेकंड टॉपिक है चैप्टर के अंदर, दैट इज फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 का। पहला जो इलेक्शन हुआ वो 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 27 मार्च 1952 के बीच में हुआ। करीब 1874 कैंडिडेट ने इसमें भाग लिया 53 पार्टीज के थ्रू, और इलेक्शन हुआ, और करीब 489 सीट्स के लिए एक पूरा का पूरा इलेक्शन हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 489 में से 364 सीट्स जीती, मतलब एक क्लियर कट मेजोरिटी दिखाती है। एंड द पीपल वोटेड फॉर द पार्टी विच वॉज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी यहाँ पे जो है फिर से जीत जाते हैं, पूरा भारी बहुमत है यहाँ पे, तो पूरी एक मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनती है, नेहरू साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। CPI इज द पार्टी विच फिनिश सेकंड। CPI जो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको 16 सीट्स मिली, और करीब 3.29% ऑफ टोटल वोट्स यहाँ मिले। डेटा साइंस चल रहा है पूरा यहाँ पे भी। अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ द टोटल वोट्स फॉर पोल्ड, मतलब अगर 100 वोट टोटल थे तो उसमें से 45 वोट्स जो है डाले गए। और भारत की पॉपुलेशन उस टाइम पर 36 करोड़ थी, जिसमें से 17.32 करोड़ लोग जो थे एलिजिबल थे वोटिंग के लिए, और इस 17.32 करोड़ में से 45% जनता ने जो है वोट किया था। और अल्टीमेटली हुआ क्या कि यहाँ पे INC जीत जाती है। कितनी सीट्स आती हैं? 364 आउट ऑफ 489, एंड जवाहरलाल नेहरू अगेन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे सिलेबस से डायरेक्टली मैच करती है चीज़, तो इसको भी ध्यान से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या मतलब है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस? मतलब भाषा के बेस पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना। धार कमीशन क्या बोलता है? द इंटीग्रेशन एंड द मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वॉज प्योरली एडहॉक अरेंजमेंट। इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने कर दी, हम लोग कामयाब हो गए। VP मेनन एंड वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी मेहनत करी, 565 रियासतों को एक जगह बांध दिया। अब ये सारा मामला हो चुका था। इसके बाद भी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो भारत के जो प्रिंसिपल का इंटीग्रेशन और मर्जर था वो एक एडहॉक मतलब कि टेम्परेरी अरेंजमेंट था। क्यों था? आगे चल के पता चलेगा। So there was a need for a reorganization of the state on permanent basis on the accounts of haphazard growth of provinces, disparity between various states and multilingual nature of the states। क्या बोला गया? स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत है एज पर परमानेंट बेसिस। किस बेस पे? पहले जो बोला कि स्टेट्स के अंदर जो मल्टीलिंग्विस्टिक जो वो है जो लोग हैं, इसकी वजह से जो है थोड़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि हैफेजेड अरेंजमेंट है और इसको यहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है। सो 1948 में गवर्नमेंट एक SK धार के कमीशन को अपॉइंट करती हैं। SK धार कौन थे? एक रिटायर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और उन्होंने बोला कि इस केस को एग्जामिन करिए कि रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो SK धार कमीशन की सबसे पहले स्थापना करी गई। तो SK धार साहब की जब रिपोर्ट आती है तो क्या बोला जाता है कि वो एडमिट करते हैं कि रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो होता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे होने चाहिए, बट हाउएवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हिस्टोरिकल, जोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन के बेस में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिप्लोमेटिक सी रिपोर्ट दी गई। पहला उन्होंने बोला कि भैया लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो तैयारी होनी ही चाहिए, मतलब लिंग्विस्टिक बेसिस पे तो स्टेट का रिकॉग्निशन होना ही चाहिए, मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन को हमें ध्यान रखते हुए चलिए। सो इट फेवर्ड रिकॉग्निशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। नेचुरल सी बात है, इनका कहने का मतलब ये था कि प्रशासनिक कन्वीनियंस के तहत पे जो है लिंग्विस्टिक बेसिस को कंसिडरेशन को नहीं देना चाहिए। तो इन दिसंबर 1948 कांग्रेस अपॉइंटेड कमेटी, एक और कमेटी बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पतारवी सीतारमैया। इसको फेमसली बोला गया JVP कमेटी। और इनका जो मेन मुद्दा था वो तो एग्जामिन द इशू, मतलब इस पूरे इशू को एक नए तरीके से इसको नए सिरे से इसको देखना। द कमेटी इन रिपोर्ट सबमिटेड अप्रैल 1949 और डिसमिस द आइडियाज ऑफ रिकॉग्निशन ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब अगेन पहले SK धार कमीशन बना, उन्होंने क्या बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक कंसिडरेशन को ध्यान रखना चाहिए। उनकी बात को हटाने के लिए जो है, उनकी बात को रीचेक करने के लिए हम कह सकते हैं कि JVP कमेटी बनी, जिसके अंदर पतारवी सीतारमैया, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू खुद शरीक हुए। उन्होंने पूरे इस मुद्दे को फ्रेश तरीके से उठाया और उन्होंने भी ये बात बोल दी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है? एजिटेशन शुरू हो जाता है और पहला लिंग्विस्टिक से कौन बन कर निकल के आता है वो देखते हैं। तो 1953 गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू क्रिएट सेपरेट स्टेट आउट ऑफ आंध्र प्रदेश।
क्यों आंध्र प्रदेश के अंदर एक सेपरेट स्टेट क्रिएट करने की क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि एक तेलुगु स्पीकिंग लोग जो थे उन्होंने एक बहुत लंबा उनका एक एजुटेशन चला रहा था एक सेपरेट स्टेट्स के लिए, और वहीं पे एक पुत्ती श्रीमुलु करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने करीब 56 दिन तक हंगर स्ट्राइक करी इस पर्टिकुलर स्टेट को लेने के लिए, और उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है जो चीज़ें जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। इस बेस पे जो है कहीं ना कहीं भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के अंदर जो है एक सेपरेट स्टेट दिया जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर था। इसके बाद फजल अली कमीशन की स्थापना करी जाती है। दिस लेड टू डिमांड ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। अब हुआ क्या, यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्लड गेट्स ओपन कर दिया कि अगर हम तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग स्टेट दे सकते हैं तो वाई नॉट फॉर अदर लैंग्वेजेस। और दिक्कत यह है कि भारत जो है विभिन्नताओं में एकता का देश है, और इसमें एक विभिन्नता जो है हमारी वो लैंग्वेज है। और इतनी सारी लैंग्वेजेस डायरेक्ट में बोली जाती है तो उतने सारे स्टेट्स होना वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी। तो इस फ्लड गेट को कंट्रोल करने के लिए फजल अली कमीशन की स्थापना करी गई। एंड दिसंबर 22, 1953 में जवाहरलाल नेहरू अनाउंस करते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन अंडर फजल अली टू कंसिडर द डिमांड। द अदर 2 मेंबर तो थे वो थे KM पनिकर एंड HN कंजरू। कुछ सीनियर वेटरन लोगों को बुला के एक कमेटी बनाई गई, और इस कमीशन के अंदर जो है बोला गया कि आप इसे देखिए कि इसको कैसे हल किया जा सकता है। कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें जो है लोगों की विशेष और क्लेम्स को भी जो है डिफरेंट रीजन के को कंसिडर किया गया। ये रिकमेंड कर ये कमेटी की रिपोर्ट क्या रिकमेंड करती है? रिकग्नाइजेशन ऑफ द होल कंट्री इनटू 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज। ये कमेटी एक नया चैप्टर लेके चली आती है, बोलती है कि स्टेट्स को जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड मत करो, रादर 16 स्टेट्स बनाओ और साथ साथ जो है 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज बताओ। तो गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को नहीं माना, इन्होंने इसकी पार्शियल रिकमेंडेशन को माना। तो वाइल एक्सेप्टिंग कमीशन रिकमेंडेशन डू अवे विद द 4-fold डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हुआ अल्टीमेटली 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई अंडर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। और यहीं से क्या होता है, कौन कौन से स्टेट्स बनके निकल के आते हैं? आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये 14 स्टेट्स बन के आए। और जो 6 यूनियन टेरिटरी निकल के आए इसमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनीसॉय एंड अमीनडीवी आइलैंड्स, मणिपुर, त्रिपुरा। और इस एक्ट को बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया था नवंबर 1956 के अंदर। आगे चलते हैं। अ व्यू ऑफ प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग द वेरियस स्टेट, एक जोनल काउंसिल की भी स्थापना करेगी। जोनल काउंसिल का मतलब जो ताकि स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है ज़्यादा आसान हो जाए, इसके बेस पे जोनल काउंसिल की भी स्थापना करेगी, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न जोन की। साथ ही साथ जो है अब जहाँ देखते हैं कि स्टेट्स नए नंबर ऑफ स्टेट्स बन के निकल के आना शुरू हो जाएंगे। तो 1960 में बॉम्बे बनता है, ठीक है। क्यों बनता है? इसमें जो है मारवाड़ीज एंड जो मराठी लोग तो उनके बीच में कुछ इशू हो जाता है, इसकी वजह से वायलेंस हो जाती है एंड उसकी वजह से स्टेट को बाइफरकेट करना पड़ता है बिटवीन महाराष्ट्र एंड गुजरात, और यहाँ पर जो स्टेट का नंबर 15 पहुँच जाता है। 1963 में नागालैंड को जो है स्टेटहुड दे दिया जाता है, बट इसके पहले 1961 में उसको गवर्नर के अंडर रखा जाता है कोई कंसिडरेशन के लिए, उसके बाद उसको स्टेटहुड दे दिया जाता है और ये 16 स्टेट हमारा बनकर निकल आता है जिसको हम नागालैंड बोलते हैं। जो टेरिटरीज थी अलग कंट्रीज़ की, फ्रांस की, पोर्टुगल की, उनका भी एक्विजिशन होता है और धीरे धीरे करके उन सभी को एक्वायर करने के बाद जो है कंट्री के अंदर ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव क्या बोलते हैं ऐसे यूटी बना के अभी रख दिया जाता है, बाद में इनको स्टेटहुड भी ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर शाह कमीशन आता है 1966 में और ये बोलता है कि पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करता है। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा 2 स्टेट्स बन जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शाह कमीशन। अप्रैल 1966 की बात है और 1 नवंबर को दोनों स्टेट्स अलग हो जाते हैं। चंडीगढ़ को लेकर जो इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो मुद्दा था वो ऐसे का वैसा रहा, उसको यूटी घोषित कर दी जाती है और दोनों की जॉइंट कैपिटल भी बोल दी जाती है। आज भी ये मुद्दा एज इट इज़ है, जो चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब दोनों की कैपिटल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी वही है। और यहाँ पे हमारे जो स्टेट्स हो गए टोटल नंबर स्टेट 17 पहुँच गए। आगे चलते हैं। 1969 में मेघालय को स्टेट बनाया गया, कहाँ से? असम से निकाल के, यहाँ से 18 स्टेट्स हो गए हमारे पास। 1971 में यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड दे दिया गया, यहाँ से 19 और देन 21 तक पहुँच चुके हमारे स्टेट, क्योंकि मणिपुर, त्रिपुरा इन सभी को स्टेटहुड दे दिया गया। 1965 में सिक्किम जो है भारत में विलय हो जाए, सिक्किम का विलय भारत में हो जाता है। इसकी भी बहुत इंटरेस्टेड एंड बड़ी शानदार स्टोरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे अलग से इस वीडियो के अंदर, ठीक है। 86 के अंदर जो है मिजोरम,
87 के अंदर अरुणाचल प्रदेश, 87 के अंदर ही जो है गोवा को भी स्टेट बना दिया जाता है और तमाम तरह के स्टेट, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल ये स्टेट बनाए जाते हैं सन 2000 में। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश बनता है और 2019 में एक जो लास्ट रीऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट के थ्रू, जहाँ पे JNK को जो है स्टेटहुड हटा के यूनियन टेरिटरी के बना दिया जाता है। तो ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। JNK पे तो सेपरेट पूरा वीडियो बनेगा, उस पर भी हम बहुत अच्छे डिस्कस करेंगे। तो ये एक पूरा एक चार्ट बना रखा हम लोगों ने, कौन सा स्टेट कब बना, उसके पूरी की पूरी स्टोरी है, एक सिनॉप्सिस है जिसको देख के आप क्विकली पूरे के पूरे इस इशू को आप रिकॉल कर सकते हो।